हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों आप लोग। तो बच्चों जेई मेंस 2025 जो अप्रैल में हुआ था सेकेंड अटेम्प्ट, उसमें अपन ये 2 अप्रैल को जो पेपर हुआ था उसका सेकेंड शिफ्ट के पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसके आंसर्स ऑलरेडी इस चैनल पे आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिजिक्स पढ़ो ऐप है अपना, उसको इंस्टॉल करो ताकि आपको नीट के 2000 से लेके 2025 तक के सारे सॉल्यूशन देखने को मिल जाएं, और जेई मीन्स के प्रीवियस जितने भी सालों के क्वेश्चन है फिजिक्स के उसके सॉल्यूशन देखने को मिल जाए। और आप कंप्लीट फिजिक्स भी परचेज कर सकते हो मात्र 2600 रुपये में। फिजिक्स पढ़ो ऐप एंड्रॉयड पर और अपने आईफोन पर, कंप्यूटर पर, सब पर चल जाएगा ये ऐप। ठीक है, आइए तो ज़रा हम सेक्शन ए की बात करते हैं। और ये सेक्शन ए में पहला सवाल करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है ये। बताइए, इस क्वेश्चन की हम बात करने वाले हैं कि क्या इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। बोलिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एडियाबेटिक प्रोसेस इन मोनोएटॉमिक गैस। तो मोनोएटॉमिक गैस में जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसके लिए आपसे पूछा गया है कि क्या क्या बातें होंगी। इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट। क्या इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होगी एडियाबेटिक प्रोसेस में? नहीं। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता था एन सी वी डेल्टा टी, और टेम्परेचर चेंज होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता तो डेल्टा टी कितना हो जाता, चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो जाता, तब जाके इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो जाती, चेंज जीरो हो जाता। तो इंटरनल एनर्जी इज कांस्टेंट, ये तो गलत हो गया। फिर क्या बोला हुआ है कि वर्क डन इन द प्रोसेस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बच्चों, क्या डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू ऐसा लिखा जा सकता है क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से? और एडियाबेटिक के लिए डेल्टा क्यू जीरो होने के कारण हम W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू कह सकते हैं। W इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू मतलब वर्क डन जो है इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हाँ, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी चेंज का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। गलत भी हो सकता है ये ऑप्शन, लेकिन सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हाँ, मैग्नीट्यूड वाइज तो ये सही बोल रखा है कि जो भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी उसका जो नेगेटिव होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। मैग्नीट्यूड वाइज सही लिखा हुआ है कि वर्क डन प्रोसेस का और चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो सेम आ सकता है। तो अभी देख लेते हैं, अपने को तो चारों में से कोई ना कोई टिक करना ही पड़ेगा ना, तो मैग्नीट्यूड वाइज सही कहा रखा है। आगे का बोल रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। बच्चों, एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है पी वी की पावर गामा कांस्टेंट, तो टी इंटू वी कांस्टेंट नहीं होता है, ये भी गलत कहा हुआ है। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, फिर गलत है। पी वी की पावर गामा कांस्टेंट होता है यार, पी इंटू वी कांस्टेंट थोड़ी होता है, ये भी गलत है। फिर बोल रखा है वर्क डन टू चेंज टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2 इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। वर्क डन हमने कितना निकाला है? वर्क डन आया है माइनस डेल्टा यू, वर्क डन आया है माइनस एन सी वी डेल्टा टी, यानी वर्क डन माइनस एन सी वी डेल्टा टी। अब 1 से 2 जा रहे हो तो फाइनल T2 माइनस T1। क्या वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1? तो हाँ, वैसे तो माइनस आ रहा है लेकिन ये तो कांस्टेंट्स में चला गया। वर्क डन प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1 बोला जा सकता है। मैग्नीट्यूड वाइज बी ऑप्शन भी बोला जा सकता है। तो फिर इसमें क्या है, ये ए तो गलत ही है, ए तो गलत ही है, ये तो हमें पता ही है। अब बी दोनों में दिया हुआ है तो मैग्नीट्यूड वाइज ही बात करेगा। डी तो गलत ही है, तो इसमें से मोस्ट करेक्ट बी और ई, यही हमारे पास इसका आंसर आने वाला है क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। इसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आ गए अपन। चलिए बोलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27, 28 भी दिख रहा है वैसे तो। 27 में क्या बोल रखा है? एनर्जी रिलीज व्हेन 2 ड्यूट्रॉन आर फ्यूज। 2 ड्यूट्रॉन आर फ्यूज मतलब मिल गए ड्यूट्रॉन्स, तो 1H2 प्लस 1H2, 2 ड्यूट्रॉन फ्यूज टू फॉर्म हीलियम। हीलियम बना लिया ड्यूट्रॉन्स ने मिलके। और क्या एनर्जी रिलीज पूछी हुई है? एनर्जी रिलीज, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी दे रखी है ड्यूट्रॉन की? 1.1। बच्चों, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी दे रखी है? एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी 1.1 दे रखी है। तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियंस हैं, इनकी बाइंडिंग एनर्जी 2 इंटू 1.1 हो जाएगी। ये भी 2 न्यूक्लियन है, इनकी भी एनर्जी वही हो जाएगी
2 इंटू 1.1, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम की 7 दे रखी है, एक न्यूक्लियन की 7 दे रखी है, 4 न्यूक्लियन की कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 7 मतलब 28। तो बच्चों एनर्जी रिलीज कितनी हो गई, देखो ये कितना आ गया 2.2, ये भी कितना आ गया 2.2। तो बाद में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी हो गई है 28, इसमें से माइनस कर दो, शुरुआत की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 2.2 और 2.2, तो ये 2 और 2 4 आ गया, 24 माइनस 0.4 23.6 फोर्थ इसका आंसर आने वाला है। रिलीज एनर्जी हम कैसे निकालते थे, हमेशा बड़ी एनर्जी में से छोटी एनर्जी माइनस कर दो। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो इसी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, किसकी, हीलियम की। वैसे भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी, कोई अगर ए बी सी आपको कुछ ऐसे पैरामीटर्स दिए होते जो अननोन होते, तब भी हम यही मानते कि स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करके रिलीज एनर्जी हम निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए इसी में दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्लीन कर दिया है हमने। बताइए सेकंड जो क्वेश्चन है इसी के आगे 28 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रखा है। 28 नंबर के क्वेश्चन में कंसीडर अ सर्कुलर लूप दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज एंड हैज रेडियस a√2, फाइंड द पोजीशन अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम इफ रिंग इज इन xy प्लेन। क्या बोल रखा है, रिंग एक बना लिया अपन ने, ये एक रिंग बना दी है अपन ने, ऐसे रिंग, ये रिंग है, ये रिंग कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। मान लो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन आएगा, जेड प्लेन। तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर ये कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, जेड डायरेक्शन आ जाएगी, है ना। अब इसकी रेडियस दे रखी है, रेडियस इसकी कितनी दे रखी है, a√2। तो इसकी रेडियस अपने को a√2 दी हुई है और अपने को बताना है वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब ये बताओ आप लोगों को किसी डिस्टेंस x पर, ये डिस्टेंस x जो है, ये x डिस्टेंस z डायरेक्शन में, ये मान लो z भी मान सकते हो, लेकिन हमें फॉर्मूला इन ऐसे x में याद रहता तो आपको यूज टू हो जाएगा, वरना ये डिस्टेंस तो z में लिखनी चाहिए थी कुछ, है ना, z एक्सिस में ये है। चलो वो डिस्टेंस x है, तो तुम्हें क्या रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद है क्या बेटा जी, KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रिंग की एक्सिस पर। रिंग की एक्सिस पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, KQX अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। आपको इसको क्या करना है, मैक्सिमम, तो आप क्या कर सकते हैं, dE/dx को 0, डिफरेंशिएशन को कितना कर दीजिए 0। बोलिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे हम, नीचे जो भी टर्म है r² प्लस x², नीचे जो भी टर्म है r² प्लस x² की पावर 3/2, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, इसका हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर। u/v रूल लगाने वाले हैं, u/v में नीचे क्या आता था, v का स्क्वायर, फिर ऊपर यही टर्म लिख देते थे r² प्लस x² की पावर 3/2 और KQX का डिफरेंशिएशन। अब इसमें KQ जो है वो तो बाहर ले लिया है अपन ने, और x का डिफरेंशिएशन x के रिलेटिव 1 हो गया होगा, माइनस x को ऐसे ही लिख देंगे। और अब डिनोमिनेटर जो था उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3/2 और r² प्लस x² की पावर 1/2। वो 3/2 जब नीचे आएगा तो 3/2 माइनस 1/2 हो जाएगा, और चेन रूल लगा के अंदर x² का डिफरेंशिएशन 2x। बच्चों इसको 0 करना पड़ेगा। u/v रूल याद है क्या तुम्हें, u/v रूल, u/v में क्या लिखते थे, नीचे v का स्क्वायर लिखते थे, फिर ऊपर यही v लिख के और u का डिफरेंशिएशन माइनस u लिख के फिर v का डिफरेंशिएशन। तो वो रूल अगर याद है तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। रूल क्या था, du/v विद रिस्पेक्ट टू dx। रूल लिख देता हूँ याद नहीं है तो, डिफरेंशिएशन नीचे v² लिखते थे, v इंटू du/dx माइनस u इंटू dv/dx। तो अगर u/v का डिफरेंशिएशन करना है तो नीचे v² आ जाएगा, ऊपर v आएगा, फिर u का डिफरेंशिएशन कर देना, माइनस u फिर v का डिफरेंशिएशन कर देना। अच्छा इसको 0 क्यों किया है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम पे डिफरेंशिएशन 0। बताओ अगर इसको आप डिफरेंशिएशन 0 करोगे तो डिफरेंशिएशन 0 करने पे
आपको ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि ये उधर 0 से मल्टीप्लाई हो गई। ये के क्यू भी 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। बच्चों इधर अगर हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ये कॉमन लें, 3/2 में से भी 1/2 कॉमन ले लोगे तो इधर पावर 1 ही बाकी रह जाएगी, ठीक है ना। तो ये कितना बाकी रह गया यहाँ पे, डी बाई डी एक्स की वैल्यू अगर मैं लिखूँ कितनी बाकी रह गई है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाकी रह गया। ये देखिए एक ये 2 से ये 2 कैंसिल हुआ और -3x² बाकी रह गया इक्वस टू 0। ये देखिए 3x और x -3x² 0, यानी यहाँ से आर स्क्वायर इक्वस टू 2x² आ जाएगा, यानी x की वैल्यू r/√2 आ जाएगी। तो कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, हम तो ये रिजल्ट डायरेक्टली लिखवाते हैं बच्चों को, तो अगर आपको डायरेक्टली याद होता तो आंसर आ गया होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है r/√2 पर। अब रेडियस इसने कितनी दे रखी है, a/√2, तो a/√2 को जब तुम √2 से डिवाइड करोगे तो शायद a ही इसका आंसर आ जाएगा। तो जेईई मेंस के सेकंड शिफ्ट की बात चल रही है, इवनिंग की बात चल रही है, जो पेपर 2025 अप्रैल में हुआ था पहले दिन, उसी के पेपर की बात चल रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। 28 के आगे 29th क्वेश्चन, बोलिए क्वेश्चन नंबर 29 जो है ये दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 29 में, बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 अगर अपन देखेंगे तो 29 नंबर के क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है गिवन अ चार्ज क्यू आई परमेबिलिटी म्यू नॉट विच हैज़ द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, किसकी डायमेंशन मोमेंटम के बराबर है ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये बताओ, ये देखो इसमें एक्चुअली क्या है, मेरे को ये म्यू नॉट जो दिख रहा है, म्यू नॉट की डायमेंशन तो मुझे याद है नहीं, लेकिन मुझे याद है दो पैरेलल वायर पे फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका फॉर्मूला आता था म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd। दो पैरेलल वायर्स अगर उनके बीच में डिस्टेंस d है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, उसका आंसर म्यू नॉट I1 I2 बाई 2πd आता था। अब देखो 2π तो डायमेंशन में ज़रूरत नहीं है, ये लेंथ भी मीटर में, ये d भी मीटर में, ये हट जाएगा, मतलब जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन म्यू नॉट I स्क्वायर की भी होगी, म्यू नॉट I इंटू आई। फोर्स की डायमेंशन और म्यू नॉट I इंटू आई की डायमेंशन सेम। बताओ फोर्स आ गया, फोर्स को अगर ध्यान से सोचे अपन तो फोर्स को मोमेंटम अपॉन टाइम लिख सकते हैं क्या, हाँ फोर्स को मोमेंटम अपॉन टाइम डायमेंशन में लिख ही सकते हैं, फोर्स सेकंड लॉ के हिसाब से चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो क्या ये जो डायमेंशन है म्यू नॉट I और I, इसको मोमेंटम अपॉन टाइम और म्यू नॉट I और I लिखा हुआ है यहाँ पे, तो बताओ मोमेंटम की डायमेंशन क्या म्यू नॉट I इंटू आई इंटू टी के बराबर आ जाएगी क्या। डायमेंशन बराबर नहीं है, ये हम डायमेंशन वाइज इनको देख रहे हैं कि यार डायमेंशन तो इनकी बराबर है। बताओ I इंटू टी, करंट इंटू टाइम को चार्ज बोल सकते हो क्या, तो म्यू नॉट I इंटू क्यू, ये डायमेंशन आएगी मोमेंटम की डायमेंशन के बराबर। तुम डायमेंशंस हर एक फॉर्मूले में रख के भी फीड कर सकते हो, लेकिन मेरे को म्यू नॉट जब भी दिखता है तो म्यू नॉट और मैकेनिक्स को मिलाने के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला मैं लगाता हूँ हमेशा, ठीक है। सॉल्व कर लेना इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 30 बोला म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देन डायमेंशन। ये तो बहुत फेमस सा सवाल है। क्या आपको सी स्क्वायर की वैल्यू याद है, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, EM वेव में पढ़ाई थी, लाइट की स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो क्या यहाँ से c की वैल्यू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। अब आपसे कौन सी डायमेंशन पूछी हुई है, क्या ये वाली डायमेंशन पूछी हुई है, तो सी स्क्वायर मतलब मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर, यानी L2 और नीचे T2, यानी 30 का आंसर तुम्हारे पास 2 आ जाना चाहिए था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन, ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ बच्चों कि इन अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर 2 मूविंग कॉइल्स M1 एंड M2 हैव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर हैं, 2 कॉइल्स दिए हुए हैं, दोनों कॉइल्स में रेडियस दिया हुआ है, दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, एरिया दिया हुआ है,
मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। और एज्यूमिंग दैट टोरोसिनल कांस्टेंट स्प्रिंग में जो स्मॉल सी कैपिटल सी सिंबल हम यूज़ करते थे वो ऑफ स्प्रिंग्स आर सेम दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो पूछा हुआ है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी होती क्या थी, सेंसिटिविटी का फॉर्मूला हम याद कराते थे एफिशिएंसी से ही। कैसे, आउटपुट अपॉन इनपुट, उसी को सेंसिटिविटी कह सकते हो। आउटपुट को थोड़ा रेस्पॉन्स लिख दो, आउटपुट को क्या लिख दो, आउटपुट की जगह रेस्पॉन्स लिख देना, ताकि कोई भी आपसे उल्टा सवाल ना पूछे। रेस्पॉन्स अपॉन इनपुट, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। रेस्पॉन्स आपको दिखेगा डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ गैल्वेनोमीटर। इनपुट में आप वोल्टेज दे रहे हो तभी उसे वोल्टेज सेंसिटिविटी बोल रहे हो कि भाई कितना वोल्टेज देने पे कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है। थीटा बाय वी वोल्टेज सेंसिटिविटी है। अच्छा, अगर यहाँ से हम बात करें कि होता क्या है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, तो यहाँ पे जो लूप होता है हमारे पास, करंट कैरिंग लूप, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उस पर टॉर्क लगता था BINA के बराबर, साइन थीटा 1 हो जाता था। उस टॉर्क को स्प्रिंग का टॉर्क सी थीटा बैलेंस करता था। तो ये हमारे फिजिक्स पढ़ो ऐप पर, आप मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ना, उसमें कंप्लीट दिया हुआ है। तो यहाँ से तुम थीटा बाय आई की वैल्यू निकाल सकते हो। बोलो थीटा बाय आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, BNA/C, थीटा बाय आई। क्या आई को तुम V/R भी लिख सकते थे, हाँ, V बराबर IR होता था ओम्स लॉ से। तो आई की जगह क्या लिख सकते थे आप, V/R। तो आई की जगह मैंने V/R लिखा, R ऊपर आ गया, ये BNA/C आ गया। और यहाँ से थीटा बाय वी की वैल्यू मेरे को BNA/RC दिख रही है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, BAN/R। C तो कांस्टेंट है। तो बताओ अगर इसका रेशियो लेते तो क्या आता, इसका रेशियो अगर हम लेते तो B1/B2 A1/A2, मतलब इनका रेशियो लिखना पड़ेगा आपको, B1/B2, ऐसे ही A1/A2, और ये N1/N2, और R ऊपर चला जाएगा तो ये R2/R1। अगर मैं आपसे बोलता वोल्टेज सेंसिटिविटी 1 की, वोल्टेज सेंसिटिविटी 2 की, तो 1/2 का अगर आपको रेशियो निकालना है तो इनका रेशियो ले लेते हैं अपन, B1/B2 A1/A2 N1/N2, नीचे आ रहे तो रेसिप्रोकल होके R2/R1। सारी वैल्यूज तुम्हें दी हुई हैं, आंसर आ जाएगा B1/B2। बताओ B1/B2 यहीं पे बता दो, B1/B2 कितना है, B1 ये 0.25 और 0.5, इन दोनों का रेशियो लोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.25 का डबल है, तो ये B1/B2 1/2 लिख दिया मैंने। इसको B1/B2 को कैंसिल करूंगा, 2 बारी तो कैंसिल होएगा, सही है। आगे A1/A2 बताओ, एरिया कितना है, 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कैंसिल हो जाएगा। A1/A2 ऊपर 3.6 है और नीचे 1.8 है, इसको कैंसिल कराऊंगा तो कितना आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो ये 2/1 आ गया। N1/N2 15/21, 15/21 लिख लो। N1/N2 15/21 दिया हुआ तो 15/21 लिख लो। और दूसरा मेरे को R2/R1, R2 कितना दिया हुआ है 7 और ये 5, 7 और ये 5 दिया हुआ है, ठीक है क्या। तो 7 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 5 से भी ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। बच्चों आंसर 1 आ रहा है, मतलब 1:1 आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, NCERT में आपके कॉपीज़ में आपको ज़रूर मिल जाएंगे सारे सवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह दिख रहा है, बताइए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड डायमीटर r। एक सर्कुलर रिंग दी हुई है जिसका मास m दिया हुआ है आपको, और डायमीटर r दिया हुआ है, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग, टेंजेंशियल एक्सिस लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो एक ये रिंग बनानी है बच्चा, और ये जो रिंग है इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट टेंजेंट लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो इस रिंग के प्लेन में जो भी अपने को ये दिख रहा है टेंजेंट, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया है, ठीक है। बताइए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो या तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद हो, फॉर्मूला नहीं याद है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू ICM प्लस MD² से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई की वैल्यू ICM प्लस
एम डी स्क्वायर। तो आई अबाउट दिस इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। डी क्या होगा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। दो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दिया अपन ने। तो आई सी एम का काम कौन करेगा, रिंग के डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तुम्हें पता है क्या कितना होता था, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता था। एम आर स्क्वायर होता है जेड एक्सिस के अबाउट, तो डायमीटर के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर करोगे मतलब कितना आ जाएगा, ये एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम और आर का स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। लेकिन तुम्हें डायमीटर आर दे रखा है, ये डायमीटर आर दे रखा है, तो डायमीटर को आप क्या लिख सकते हो, डायमीटर से रेडियस कैसे निकाल सकते हो, डायमीटर का आधा कर दो, व्यास का आधा कर दो, तो r/2 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, ये 3/8 एम आर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाना चाहिए 3/8 एम आर स्क्वायर। थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसी में अपन बताइए, अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो 33 नंबर का क्वेश्चन ये दिख रहा है, 34 भी इसी पेज में आ रहा है। बताइए 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये तो लॉजिक गेट्स की बात कर दी है यहाँ पे। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वीडियो को बार बार पॉज करिए और अटेम्प्ट कीजिए कि ये सब क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो तो हम बताते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है। बताइए कि फॉर द गिवन इनपुट्स पी एंड क्यू, पी और क्यू गिवन इनपुट्स के लिए, एक इनपुट 1 दिया है, दूसरा इनपुट भी 1 दिया हुआ है, पी और क्यू की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। चलो ये 1 आ रहा है तो इधर भी 1 आ गया और इधर भी क्या आ गया, 1 आ गया, और ये इधर भी 1 आया और इधर भी 1 आया, ठीक है ना। 1 से जो भी इनपुट था, ये जैसे याद करवाते थे हम आपको, ये डी दिखा हुआ है तो डी मतलब एंड गेट है, ये मतलब डॉट करना पड़ेगा, यानी 1.1, लेकिन इसका बार लगाना पड़ेगा क्योंकि ये आगे नॉट लगा हुआ है। 1.1 1 होता और 1 का बार लगाओगे तो इधर 0 आ जाएगा, ये 0, ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। अच्छा ये 0 है, अब ये 0 यहाँ से आया, 0 का उल्टा कर दोगे तो इधर 1 आ जाएगा, और इधर ये 0 आ रहा है, इधर ये 1 आ गया। अच्छा इधर ये जो 0 था, ये 0 जो है इधर, ये अभी पता नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखो, ये यहाँ से हमारे पास आंसर 0 आया था, 0 इधर चला गया, ये 0 इधर आया था और 0 का उल्टा इधर 1 आ गया। अच्छा अब ये बताओ, 1 और 1 का अगर आप नॉट ले लोगे तो 0 और 0 आ गया। अब ये जो और गेट है 0 + 0, यानी यहाँ पे 0 आ जाएगा बेटा जी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो, ये आगे भी 0 गया तो इधर भी 0 आ जाएगा, और ये ऊपर भी 0 गया, इधर भी 0 आ जाएगा। अब बताओ 0 और 0, 0.0 लगाओगे तो पी का आंसर तो 0 आ जाएगा। और ये 1 + 0 और गेट 1 + 0, 1 + 0 का आंसर 1 आता, लेकिन 1 के आगे नॉट लगा दोगे तो ये भी 0 आ जाएगा, पी भी 0, क्यू भी 0। 33 का आंसर थर्ड वो आ जाना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। तो 33 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। जेईई मेंस के पेपर का डिस्कशन चल रहा है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितनी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, यकीन मानिए फिजिक्स उतनी अच्छी लगने लगेगी आपको। चलिए बताइए, अपन 33 के आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ आ जाते हैं अपन। बोलिए क्वेश्चन नंबर 34 में अगर हम आए, क्या है, ये तो वेव का क्वेश्चन आ गया है। क्या बोला हुआ है कि अ साइनोसोडियल वेव, तो एक साइन वेव दी हुई है आपको, साइन वेव, साइन वेव दे रखी है आपको, और इस साइन वेव में क्या बोल रखा है कि वेवलेंथ 7.5 सेंटीमीटर, वेवलेंथ 7.5 सेंटीमीटर, travels a distance of 1.2 centimeter along x direction in 0.3 second, ठीक है। the crust P is at x equals to 0 at t equals to 0, तो t equals to 0 पे x 0 दिया हुआ है, क्रस्ट दिया हुआ, क्रस्ट और ट्रफ होते थे तो क्रस्ट दिया हुआ है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव इज 2 सेंटीमीटर, विच इक्वेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटिंग दिस वेव, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड सभी में 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये तो ठीक है। अच्छा अब ये बताइए मेरे को, अगर आप यहाँ पे बात करें कि वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा कितनी दी हुई है, 7.5 सेंटीमीटर, 15/2 भी इसे लिख सकते हो। यहाँ पे k की वैल्यू निकाल सकते थे,
के की वैल्यू 2π/λ होती, 2π/λ, लैम्डा की वैल्यू 15 और ऊपर 2 आ गया, तो ये 4π/15, 4π/15 कितना होता है ये 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14/15। बच्चों 4 3 12 होता और 12.4, तो 12.4/15 ये के की वैल्यू आती, के की वैल्यू। तो के जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता था तो के एक्स और ओमेगा टी, तो एक्स के साथ वाला नंबर कितना होना चाहिए था 1 से थोड़ा सा कम, तो के पास वाला नंबर मतलब एक्स के साथ के आता था के एक्स, ये आंसर हो नहीं सकता है के एक्स, ठीक है। वैसे भी ये आंसर के एक्स में के का नंबर आपको दिख ही रहा है कि बहुत ही 0.13 नहीं आएगा, ये वैल्यू कितनी आती 12, अगर 12/15 भी मानो, इसे 12/15 भी मानो, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा वैसे तो, है ना। 3 4 जा और 3 5 जा, 0.8 के आसपास, 0.8 के आसपास, यानी ये आंसर भी गलत हो गया क्योंकि के एक्स स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, तो एक्स के साथ के आएगा, तो के की वैल्यू 0.83, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। आगे बताइए, ट्रेवलिंग इन अलोंग एक्स डायरेक्शन, अगर प्लस एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो के एक्स माइनस ओमेगा टी आना चाहिए था, के एक्स दोनों में के एक्स है माइनस ओमेगा, अब ओमेगा 3.3 आएगा कि 3.5 आएगा, ये ओमेगा और देखना है अपने को। तो ओमेगा आप देख सकते हो, इसने क्या बोल रखा है कि वेवलेंथ दे रखी है, ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर इन 0.3 सेकेंड। बच्चों बताइए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा सकता था मैं, ठीक है। तो वेव कितना चल रही है 1.2 सेंटीमीटर चल रही है, 1.2 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर 0.3 सेकेंड में, 1.2 सेंटीमीटर 0.3 सेकेंड में, तो ये वेव की वेलोसिटी आ जाती, कितनी आ जाती है वेव की वेलोसिटी 4 आ जाती है यहाँ से। क्या वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के होती है, क्या वेव की वेलोसिटी ओमेगा बाई के होती है, क्या ओमेगा की वैल्यू 4k आ जानी चाहिए थी, और 4k का मतलब क्या, k कितना है 0.8 रखोगे अगर आप, k की वैल्यू अगर आप 0.8, वैसे एग्जैक्टली k की, क्योंकि दोनों वैल्यूज बहुत पास पास दिख रही है मेरे को, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे 3.35 दिख रहा है, यहाँ पे 3.5 दिख रहा है, तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं अपन, 4 और k की वैल्यू एग्जैक्टली 4π/15 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4π/15 से, 4π/15 तो कितना आया है 4 4 जा 16π/15, ये 16π/15 हमारे पास वैल्यू आ रही है किसकी, ओमेगा की, मतलब t के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होने वाला है वो 16π/15 होने वाला है, 16π/15। अब पाई को 3 मानोगे तो 3.2 के आसपास ये आना चाहिए ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, मैंने क्या किया कि अगर मैं पाई को 3 रख दूं 3, तो 3/15 कितना आ जाएगा 1/5, और 16/5 3.2, अगर 3 रखते हो तो आंसर 3.2 आ रहा है। अब क्योंकि 3.14 है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा करोगे तो 3.2 से थोड़ा सा ज़्यादा, वो 3.5 नहीं, तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है मेरे पास, ठीक बात है। कैसे, ओमेगा की वैल्यू 16π/15, इसको सॉल्व कर लिया मैंने, है ना, इसको कैसे सॉल्व किया मैंने, वही 16 और पाई को 3/15, तो ये 16/5 आता, 16/5, और 16/5 की वैल्यू वो 3.2 आती, पाई को मैंने 3 रखा है, पाई को 3 रखने पे आंसर 3.2 आ रहा है, 3.14 रखूंगा थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाते हुए, तो सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। वैसे कैलकुलेशन बहुत पास पास दे रखी है इसने, 3.5 3.35, तो एग्ज़ाम में गलती होने के चांसेस काफ़ी सही हो जाएंगे, मतलब कि आप गलत कर दोगे इसके चांसेस काफ़ी ब्राइट हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना। बाकी कोई इसमें कंसेप्ट था नहीं, हाँ हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी कि ओमेगा टी के एक्स साइन वगैरह देखने पड़ेंगे कहाँ जा रहा है, अकॉर्डिंगली देखोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, इसको क्लियर कर दिया मैंने, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे आ गए यहाँ पर। बताइए बच्चों क्या बोला इस क्वेश्चन में कि एन इलेक्ट्रॉन विद मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी v0 i कैप एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में गया है, इफ इनिशियल डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा नॉट दे रखी है, कुछ टाइम के बाद वेवलेंथ कितनी होगी। बच्चों आपको पता है चार्ज पार्टिकल जब भी मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करेगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा,
फोर्स लगेगा Q V क्रॉस B के बराबर। ठीक बात है। पॉइंट बताइए मेरे को कि अगर फोर्स Q V क्रॉस B लग रहा है तो फिर क्या आपको पता है A क्रॉस B, A और B दोनों के परपेंडिकुलर होता है? क्या ये फोर्स V क्रॉस B है? क्या V क्रॉस B V के परपेंडिकुलर होगा, B के परपेंडिकुलर होगा? हमको याद करवाते हैं, हमको समझाया जाता है, हमारे कंसेप्ट बनाए जाते हैं कि I क्रॉस J, क्या वो I और J दोनों के परपेंडिकुलर होगा? होगा। I क्रॉस J K होता है, K I के परपेंडिकुलर होता है, K J के परपेंडिकुलर होता है। इतनी सारी बातें कहने का मतलब ये है कि जब मैं ये लिखूं कि ये मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, ये फोर्स V क्रॉस B है और वो V के परपेंडिकुलर होगा। बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन। इट ओनली चेंजेस डायरेक्शन। क्या मैग्नेटिक फोर्स केवल डायरेक्शन चेंज करेगा? हाँ। अब अगर डायरेक्शन चेंज करेगा तो वेवलेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पहले कितनी दी हुई है? लैम्डा नॉट। फॉर्मूले के हिसाब से h/p होना चाहिए, p मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल गया, h कांस्टेंट रहेगा, मास भी कांस्टेंट रहेगा और स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड केवल स्पीड चेंज करता है ना? केवल क्या चेंज करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। केवल डायरेक्शन चेंज करता है, स्पीड चेंज नहीं करेगा। केवल क्या चेंज करने वाला है? डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड वो केवल क्या चेंज करने वाला है? डायरेक्शन, क्योंकि वो वेलोसिटी के क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो अगर वो स्पीड चेंज करने ही नहीं वाला है, अगर वो स्पीड नहीं चेंज कर रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी क्या रह जाएगी? कांस्टेंट। तो फिर आंसर कितना आ जाएगा? लैम्डा नॉट ही आ जाएगा। हम लिखवाते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में गया है तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ जरूर चेंज होएगी। अब वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, देखना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जाता है तो फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ कभी चेंज नहीं होती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या करने वाला है? डायरेक्शन चेंज करने वाला है। लैम्डा h/mv उसमें कुछ चेंज नहीं करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ज़रा क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ आते हैं अपन। बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 में अगर अपन आए तो 36 नंबर के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि स्पोर्ट्समैन रन्स अराउंड सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r। स्पोर्ट्समैन रन कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में जिसकी रेडियस कितनी है? r है। और सच दैट ही ट्रेवल्स ए बी। तो पाथ कैसा जा रहा है? वो a से b जाता है, a से b, b से a और फिर a से b, ऐसे पाथ में जा रहा है वो। ठीक है ना? पहले a से b जाता है, a से b, फिर b से a और फिर a से b। डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट बताना है। बताइए तो कैसे जा रहा है वो? a से b गया, a से b गया, फिर b से a गया, b से a गया और फिर a से b फिर आ गया। तो डिस्टेंस कितना कितना डिस्टेंस आ जाएगा? हर सेमी सर्कल में पाई आर पाई आर पाई आर यानी 3 पाई आर, ये डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस मतलब एक्चुअली में कितना चला? पहले ए से बी आया तो हाफ सर्कल में कितना चला? पाई आर। फिर बी से ए आया, फिर सेमी सर्कल में कितना चला? पाई आर। लास्ट में फिर आगे आया तो कितना चला? पाई आर। तो 3 पाई आर। और डिस्प्लेसमेंट, अरे भाई ए और बी को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं, डायमीटर या 2r इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्टेंस 3 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 2r। जेई मेंस के क्वेश्चन के सॉल्यूशन चल रहे हैं, ऐसा नहीं सोच लेना कि बहुत आसान सवाल चल रहे हैं। जो भी सवाल है जेई मेंस 2025 पहले दिन का जो पेपर था उसका इवनिंग शिफ्ट की बात चल रही है। ठीक है, चलिए इसमें अपन इसी को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला हुआ है? द सोलेनॉइड हैविंग एरिया ए एंड लेंथ एल। तो एक सोलेनॉइड है, उसका एरिया ए, लेंथ एल, फिल्ड विद मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी 2, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन सोलेनॉइड। बच्चों आपको एनर्जी डेंसिटी याद है क्या? क्या आपको एनर्जी डेंसिटी पता है क्या? क्या होती है एनर्जी डेंसिटी? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या आपको पता है वो b²/2 म्यू नॉट होती है? ये वैक्यूम में होती है। अगर मीडियम दिया हुआ है तो म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है,
तो तुम्हें एनर्जी पूछी है, मतलब यू पूछा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या, b²/2 म्यू नॉट, म्यू आर की वैल्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी 2 दे रखी है और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इधर वॉल्यूम को a इंटू एल लिख दिया। आंसर आ रहा है b²AL/4 म्यू नॉट, b²AL/4 म्यू नॉट। क्या इसका फोर्थ आंसर दिख रहा है क्या? बड़े ही स्टैंडर्ड से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो आने ही चाहिए थे आपको। ठीक है, चलिए 37th नंबर का क्वेश्चन ये भी डन होता है। अब आइए 38th, बाई कॉन्वेक्स दिख रहा है, कुछ ऑप्टिक्स की बातें की जा रही है शायद। चलो ऑप्टिक्स की बात हम भी कर लेते हैं। अब बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेज एज 1/6 सेंटीमीटर। तो एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है और इधर की रेडियस भी 1/6 सेंटीमीटर है और इधर की रेडियस भी 1/6 सेंटीमीटर है। तो रेडियस 1/6 दे रखी है। इफ दिस लेंस इज रिक्वायर्ड टू बी replaced by another convex lens having different radii of curvature on both side। अब एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं, एक ऐसा कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं जिसकी दोनों रेडियस अलग अलग है, ठीक है, विदाउट एनी चेंज इन लेंस पावर। अच्छा, लेंस की पावर चेंज नहीं करनी है। तो अब R1 R2 क्या क्या होगा, यहाँ पे रेडियस R1 है, यहाँ पे रेडियस R2 है, उसकी वैल्यू क्या क्या होंगी ये आपको बतानी है, ठीक है क्या। अब आप मेरे को ये बताइए, आपको ऑप्टिक्स में बताया है मैंने कि लेंस की पावर सरफेसेस की प्रॉपर्टी होती है। सरफेस, पावर ऑफ लेंस इज प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। सरफेस की कितनी पावर होती है ये बताइए। इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आना, मैंने बताइए मेरे को इस एक सरफेस की पावर कितनी होगी, इस वाली सरफेस की पावर कितनी होगी। उसका फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाता ही नहीं हूं मैं, मेरे को पता है कि हर सरफेस की पावर होती है उनके म्यू का डिफरेंस अपॉन आर। तो इनके एक तरफ म्यू है और बाहर क्या है, 1 है, तो म्यू का डिफरेंस म्यू -1/r, आर की वैल्यू 1/6, ठीक है क्या। इसकी पावर भी वही आएगी, म्यू -1/r, आर की वैल्यू 1/6। अब 6 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं, इनको जोड़ दूं अगर मैं, तो 6 और 6 12 टाइम्स म्यू -1। बच्चों ये पावर दिख रही है मेरे को, ये इसकी पावर है 12 टाइम्स म्यू -1, ठीक है। और अंदर म्यू वो बड़ा माना हुआ है मैंने, ग्लास का म्यू वैसे भी ज्यादा होगा और म्यू वैसे भी सेम दिया हुआ है। अब बताइए कि दोनों तरफ की रेडियस क्या क्या हो सकती है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, क्या रेडियस 1/5 और 1/7 हो सकती है। अगर ये म्यू होता और बाहर 1 होता, बताइए इसकी पावर कितनी आती, म्यू -1/r, आर की वैल्यू 1/5, और इसकी पावर कितनी आती, म्यू -1/r, आर की वैल्यू 1/7। इनको ऐड करते तो कितना आता, देखो 5 ऊपर चला गया, तो 5 टाइम्स म्यू -1 प्लस 7 टाइम्स म्यू -1, क्या ये भी 12 टाइम्स म्यू -1 आ रहा है। क्या पावर ओरिजिनली भी इतनी थी। बच्चों ये आंसर आ गया। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाते ही नहीं है, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पावर इज प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, ठीक है क्या, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। अब तुम बाकी ऑप्शन भी चेक करते, मान लीजिए सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहां से ना एक फॉर्मेट दिख रहा है मेरे को, म्यू -1/r, आर में जैसे 1/3 रखूंगा तो यहाँ 1/3 आएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। तुम चाहे तो बना के देख लो कि जैसे मान लीजिए मैं सेकंड ऑप्शन चेक करता, तो सेकंड ऑप्शन में ये म्यू है, बताओ इधर की पावर कितनी आती, म्यू -1/r, आर की वैल्यू 1/3, एक तरफ की रेडियस 1/3, दूसरे की पावर कितनी आती, वही सेम आती, म्यू -1/r, आर की वैल्यू 1/3। ये 3 ऊपर चला जाता तो 6 म्यू -1, ये पावर आती जो ओरिजिनल पावर के बराबर नहीं है, क्योंकि ये 3 ऊपर जाता, म्यू -1, ये 3 ऊपर जाता, 3 टाइम्स म्यू -1, 3 और 3 6 टाइम्स म्यू -1, पावर तो हमें सेम रखनी थी ना, तो ये आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसे बाकी ऑप्शन चेक कर ले, वो तो किस्मत अच्छी थी तो पहले में आंसर मिल गया हमें। बाकी भी चेक करोगे, यही आर की जगह मेंटली लिख लो आप, जैसे ये तो मैंने बता दिया, इसी आर की जगह 1/3 की जगह 1/6 1/9 लिख के देख लो। अब ये बताओ यहाँ पे 1/6 या 1/9 लिखते तो 1/6 यहाँ पे लिखोगे, 1/6 तो 6 ऊपर आ जाएगा, 6 टाइम्स म्यू -1, 1/9 लिखोगे 9 ऊपर आ जाएगा, 9 टाइम्स म्यू -1, 9 और 6 15 म्यू -1, इनकी कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आती, 15 टाइम्स म्यू -1, जबकि ओरिजिनल लेंस की पावर कितनी थी, 12 इंटू म्यू -1, वो भी पावर सेम नहीं है। इनकी पावर तुम निकालते तो 10 इंटू म्यू -1 आती। कैसे, फॉर्मूला अभी बताया मैंने आपको, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया। कैसे निकालोगे इसकी पावर,
चलो मैं लास्ट में फिर बता देता हूँ इसको रब करके कि कैसे मैंने इसकी पावर निकाली हुई होगी। तो आप ये बताइए कि अपन अगर इसमें ये मैंने एक लेंस बनाया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, बाहर ये 1 है, इधर भी 1 है, इधर की पावर कितनी आती, म्यू माइनस 1/r, आर की वैल्यू 1/3, इसका कितनी आती पावर, म्यू माइनस 1/r, आर की वैल्यू 1/6, और बोलो 3 ऊपर जाके 3 म्यू माइनस 1, 7 ऊपर जाके 7 म्यू माइनस 1, ऐड करके 10 म्यू माइनस 1। तो पावर क्या गिवन लेंस की पावर पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकाली जा सकती है, फर्स्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है, जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हो यूज करना इसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बोलिए, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला हुआ है, बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम में सस्पेंडेड। तो ये 1 किलोग्राम की बॉडी है, ये mg 1 × g 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये 1 किलोग्राम का मास मान लिया मैंने, 1 किलोग्राम का मास, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ 1 किलोग्राम का मास, सस्पेंड किया हुआ है एज शोन, ठीक है ना, जैसे बताया हुआ है। मैग्नीट्यूड टेंशन T1 T2 का मैग्नीट्यूड वो आपको बताना है कितना होगा, ठीक है। बताइए अगर T1 T2 है तो लामीज थ्योरम लगा दीजिए, फोर्स को बैलेंस कर लीजिए, किसी भी तरीके से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लामीज थ्योरम से करके दिखाऊंगा, या फोर्स बैलेंस करना चाहो बैलेंस कर लो फोर्स, आंसर आ जाएगा। लामीज थ्योरम लगा दो, ज़्यादा सूख पाओगे। ये जो मास है ये 1 किलोग्राम का मास है, इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है T2, अच्छा इधर क्या लग रहा है, इधर लग रहा है T1, इधर नीचे क्या लग रहा है mg की वैल्यू 10 है माइंडेड, ठीक है। बताओ ये वाला एंगल 90 दिख रहा है क्या, 90 और 30, तो ये टोटल एंगल कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल एंगल दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि तुम्हें और दिखने लग जाए, 90 और 30 120, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ठीक है क्या। ये 60 और ये 90, ये वाला एंगल 150 और ये वाला एंगल 90 डिग्री। लामीज थ्योरम कब लगाते हैं, लामीज थ्योरम 3 फोर्सेस और सिस्टम इक्विलिब्रियम में, 3 फोर्सेस और सिस्टम इक्विलिब्रियम में लामीज थ्योरम लगा सकते हो। क्या लिखोगे, T1 अपॉन साइन ऑफ अपोजिट एंगल। बताइए T1, ये रहा T1 के अपोजिट कौन सा एंगल दिख रहा है 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। T2 के अपोजिट में क्या दिख रहा है, T2 के अपोजिट में साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, और mg के अपोजिट में 90 डिग्री दिख रहा है, mg नीचे अपोजिट में साइन 90। यहाँ से T1 T2 सब निकाल सकते हो। बच्चों आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ जाएगी, साइन 180 माइनस थीटा वो साइन थीटा के बराबर होता है। साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है प्लस साइन थीटा, तो साइन 120 की वैल्यू साइन 180 माइनस 60 लिख सकते थे क्या, तो मतलब साइन 60 के बराबर होएगी। तो ये जैसे मैं आंसर लिखूं तो T1 बाय साइन 120 को साइन 180 माइनस 60 लिख दिया, और इसकी वैल्यू मैंने mg बाय साइन 90 भी लिख रखी है। तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको और इसको, ताकि मेरे को T1 का आंसर मिल जाए। अब साइन 180 माइनस 60 वो साइन 60 होता है, तो T1 अपॉन साइन 60, साइन 60 √3/2, mg की वैल्यू बेटा जी 10 आ जाएगी, और साइन 90 1 आ गया, तो T1 की वैल्यू आ जाएगी 10 √3/2 यानी 5√3। T1 की वैल्यू 5√3 आ जाएगी। T1 T2 की वैल्यू 5√3 है तो 5 लिखा हुआ है, T1 की वैल्यू 5√3 है तो गलत हो गया। तो आंसर आने वाला है थर्ड या फोर्थ में से, ठीक है क्या। और T1 आ चुका है तो T2 भी निकाल सकते थे आप, कैसे कैसे भी इक्वेट कर लो, बताओ। ऐसे लिख दिया मैंने T2 बाय साइन 150, साइन 150 को क्या लिखूंगा साइन 180 माइनस 30 इक्वल्स टू mg। ये मैंने इक्वेशन एक और इन दोनों को इक्वेट कर लिया इस बार, इन दोनों को T2 बाय साइन 150 और mg बाय साइन 90 कितना आ जाएगा ये T2 बाय हाफ। ये हाफ कैसे आ गया, क्योंकि साइन 180 माइनस 30 साइन 30 होगा, mg की वैल्यू 10, तो T2 की वैल्यू 10 इंटू हाफ यानी 5 आ जाएगी यार। तो T1 की वैल्यू 5√3, T2 की वैल्यू 5, यानी आंसर फोर्थ आ जाएगा। 39 का आंसर फोर्थ वो आने वाला है, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए।
बताइए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 40 में वाटर ड्रॉप्स, सरफेस टेंशन वगैरह की बात कर रहा है शायद। टू वाटर ड्रॉप्स, दो वाटर ड्रॉप्स हैं, ईच ऑफ रेडियस आर कोलेसेस। कोलेस मतलब वो कोलैप्स होके मिल रहे हैं, तो एक की रेडियस कितनी है आर, दूसरे की रेडियस भी कितनी है आर। ये मिल के बनाते हैं एक बिगर ड्रॉप जिसकी रेडियस कितनी हो गई है आर। अब ड्रॉप है, ध्यान करना, ड्रॉप है, ड्रॉप, ड्रॉप के अंदर भी वाटर होता है, ड्रॉप है ये, बबल नहीं है, ये क्या है ड्रॉप्स, उसके अंदर भी पानी है और मिलके भी इन्होंने एक बड़ी ड्रॉप बनाई होगी। क्या बड़ी ड्रॉप की रेडियस वगैरह निकाल सकते थे? हाँ, मास या वॉल्यूम कंजर्वेशन से। बताइए इनिशियल वॉल्यूम कितना होता? 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसी दो ड्रॉप्स थी शुरुआत में, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2, और बाद में एक ही ड्रॉप 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, ये आ जाएगी। बताइए 4/3 पाई 4/3 पाई ये कैंसिल हो जाएगा, 2r क्यूब और r क्यूब बराबर आ जाएगा, r की वैल्यू 2 की पावर 1/3 इंटू आर। तो ये कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कैपिटल R की वैल्यू 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। ये हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आ जाएगी जब दो ड्रॉप्स मिले और एक ड्रॉप बनाया, तो ये हमारे पास कैपिटल R की वैल्यू आ गई। बताइए आगे का पूछा हुआ है, इफ T इज द सरफेस टेंशन, अगर T सरफेस टेंशन है तो हमें बताइए सरफेस एनर्जी रिलीज कितनी होगी, सरफेस एनर्जी कितनी रिलीज हुई होगी। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी रिलीज क्यों हुई होगी, सरफेस एनर्जी कितनी होती है? तो सरफेस एनर्जी होती है T इंटू ए, टी सरफेस टेंशन इंटू एरिया। बताइए एनर्जी इनिशियली कितनी रही होगी? एनर्जी इनिशियली रही होगी T इंटू ए। जैसे इन ड्रॉप्स का एरिया में ए मानूं तो इसकी भी एनर्जी T इंटू ए रही होगी, इसकी भी एनर्जी T इंटू ए रही होगी। शुरुआत में इनिशियल एनर्जी 2TA और एरिया कितना 2T, एरिया 4πr²। ठीक है, अब ड्रॉप्स है तो ड्रॉप का एक ही सरफेस एरिया लिखना, बबल होती तो फिर वहां पे 2a लिखना पड़ता अपने को, लेकिन ड्रॉप है एक ही सरफेस होगी 4πr²। ठीक है क्या? अच्छा फाइनली T इंटू ए फाइनल, तो T और फाइनली 4πr²। तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी? इनिशियली एनर्जी ज्यादा रही होगी। क्यों इनिशियली एनर्जी ज्यादा रही होगी? क्योंकि इनिशियली सरफेस एरिया ज्यादा है, इन दोनों का मिला के सरफेस एरिया बड़ा होगा इसके सरफेस एरिया से, है ना, इसीलिए इनिशियली एनर्जी ज्यादा होगी। इनिशियल से फाइनल को माइनस कर दीजिए, उतनी एनर्जी रिलीज हो रही होगी, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो फिर क्या लिखें हम फाइनल, जो एनर्जी रिलीज हुई होगी उसका आंसर आएगा इनिशियल माइनस फाइनल। इनिशियल माइनस फाइनल बोलिए। अब इनिशियल माइनस फाइनल अगर मैं करूं तो 4π, अच्छा यहाँ पे ये 2 इंटू टी लिखा हुआ है, 2 इंटू टी लिखा हुआ है ना, 2t और 4πr²। अब बताओ यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल अगर मैं करता तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, t इंटू 4π, t इंटू 4π कॉमन ले लिया मैंने, t इंटू 4π कॉमन लिया तो इनिशियली आ जाएगा 2r² और माइनस r²। तो ये मेरे को दिख रहा है आंसर, t इंटू 4π और 2r² माइनस कैपिटल R का स्क्वायर। अब कैपिटल R की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2/3 इंटू r²। तो कैपिटल R का स्क्वायर, जब कैपिटल R का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा? 2 की पावर 2/3 इंटू r²। तो 2 की पावर 2/3 इंटू r² और r² और कॉमन ले सकते हो चाहो तो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास कितना? t 4π स्मॉल r², t 4π स्मॉल r² और 2 माइनस 2 की पावर 2/3, 2 माइनस 2 की पावर 2/3, ये अपना आंसर आ रहा है। इसे मैं चलो हाईलाइट कर देता हूं। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। t इंटू 4πr², 2 माइनस 2 की पावर 2/3, 2 माइनस 2 की पावर 2/3, तो 4πr² t फोर्थ, 40 नंबर का आंसर फोर्थ वो आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कंसेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, यकीन मानिए क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हम
क्लीन करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 41, भोर के लिए आपको चीज़ें पूछी गई हैं। भोर मॉडल के लिए क्या क्या होती हैं, क्या बोला हुआ है? एज्यूमिंग द वैलिडिटी ऑफ भोर एटॉमिक मॉडल फॉर हाइड्रोजन लाइक आयंस, द रेडियस ऑफ Li++ आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज गिवन बाय 1/x इंटू A0। A0 है फर्स्ट भोर रेडियस, x की वैल्यू निकालनी है अपने को। क्या रेडियस n²/z, ऐसा कुछ बोलते थे क्या? n²/z बिल्कुल बोलते थे। अब ये बताइए कि हाइड्रोजन लाइक एटम और ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट में n 1 हो जाएगा, तो r किसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा? r प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/z के, ठीक है क्या? और ये बताइए z की वैल्यू लिथियम के लिए 3 आ जाएगी क्या? अगर लिथियम के लिए 3 आ जाएगी तो रेडियस कितनी हो जाएगी? A0/3, यानी x की वैल्यू सिंपली 3 आपको दिखनी चाहिए। 41 नंबर का आंसर 1 आ जाना चाहिए था। सही बात है क्या? तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। फॉर्मूलेस लगाइए। हाइड्रोजन एटम के लिए जो अपन Z रखते 1 वगैरह रखते, और लिथियम के लिए हमने 3 रख रखा है, 1/3 हो जाएगी रेडियस। ठीक है, चलिए इसको भी हटाते हैं, कुछ ज़्यादा समझाने की आपको इसमें ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या कहा हुआ है कि 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर हैविंग सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। तो एक आप यहाँ पे सबसे पहले क्या बना लीजिए? कॉन्वेक्स वो बना लीजिए, और एक कॉन्केव। तो पहला क्या लिखा हुआ है? कॉन्वेक्स। ये मैंने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर बनाया हुआ है। इस कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस कितनी दे रखी है? 12, रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? 18 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट इससे 18 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है, ठीक है क्या? ऐसे ही दूसरा भी क्या बनाना पड़ेगा आपको? कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे फोकस, मतलब इसका रेडियस ये भी कितना? 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इसमें भी कहाँ पे रखा गया है? 18 सेंटीमीटर पे ये रखा गया है ऑब्जेक्ट। अब क्या बोला हुआ है? रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज वो आपको बताना है। रेशियो मतलब कुल मिला के मैग्निफिकेशन निकाल लो। बच्चों मैग्निफिकेशन निकालने के लिए मैं फॉर्मूला इस्तेमाल करता हूँ f/x। मैग्निफिकेशन f/x होता है, मैग्नीट्यूड। अब बाकी मेरे को शुरुआत से ही पता लग जाता है रियल की वर्चुअल बनेगी कि वर्चुअल की रियल बनेगी, मैग्निफिकेशन प्लस आएगा कि माइनस आएगा। वो कैसे पता लगता है? वैसे तो लेक्चर्स में बताया हुआ है। बताओ यहाँ पे फोकस कहाँ पे होगा? फोकस एक्चुअली इधर कहीं आ जाएगा। ये अगर अपन इसको देखें तो फोकस यहाँ पे किधर आने वाला है? फोकस इधर कहीं फोकस आने वाला है, ठीक है। तो फोकस इधर आने वाला है, इसका मतलब फोकस कितनी डिस्टेंस पे आने वाला है? r/2 6 पे आने वाला है। इधर कहीं रेडियस आने वाला है जो 12 पे आने वाला है। हम रीजन्स डिफाइन कर लेते थे, इसको फर्स्ट रीजन, इसको सेकंड रीजन, इसको थर्ड रीजन, इसको फोर्थ रीजन। और हमें पता है फोर्थ रीजन की इमेज हमेशा थर्ड में बनेगी। मतलब यहाँ पे मेरे को समझ में आ रहा है रियल की हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनती है। रियल की वर्चुअल बनेगी, इसका मतलब है कि वो सीधी ही बनने वाली है, ठीक है क्या? तो हमें पहले से ही पता लग जाता है। अब रियल की रियल बन रही होती तो इन्वर्टेड बन रही होती। तो मैग्निफिकेशन प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा वो हमें पहले से पता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेते थे हम? इस f/x से निकाल लेते थे। तो लिख दो आप यहाँ पे, लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। बोलिए इसका मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा? f है 6, और x क्या होता था? फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी। फोकस से ऑब्जेक्ट की दूरी ये कितनी है? 6 और 18 यानी 24। तो 1/4 मैग्निफिकेशन आ जाएगा, 1/4। हाँ माइनस में आएगा, माइनस में आएगा क्योंकि और रियल की वर्चुअल बन रही है। खैर सारे आंसर प्लस में दिख रहे हैं आपको, तो फिर आप मैग्नीट्यूड का भी रेशियो ले लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। बट मैग्निफिकेशन इसका 1/4 आएगा। इसका मैग्निफिकेशन, इसका फोकस यहाँ कहीं पे होता, कितनी डिस्टेंस पे? 6 डिस्टेंस पे। और रेडियस कहाँ पे होती? वो 12 डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट की इमेज सेकंड में बनती है, मतलब कि रेडियस के उधर रखा हुआ है ना ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज बनने वाली है रेडियस और फोकस के बीच में।
अब रियल की रियल बनने वाली है तो इन्वर्टेड बनेगी, अगेन मैग्निफिकेशन माइनस में आने वाला है, ठीक है क्या। तो समझ लीजिए कि किस किस तरीके से आंसर अपने पास बनने वाले हैं और सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे फिर से f बाई एक्स, एफ की वैल्यू 6 और x क्या होता था, ऑब्जेक्ट फोकस से कितनी डिस्टेंस पे, फोकस 6 पे, ऑब्जेक्ट 18 पे, यानी 12 पे, f अपॉन x, x क्या होता था, फोकस से ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो 12 है, ये मैग्निफिकेशन हाफ आ रहा है। तो कॉनकेव के केस में मैग्निफिकेशन कितना आया, 1/4, कॉन्वेक्स के केस में 1/2। क्या ये मैग्निफिकेशन हाफ आ रहा है, क्या इसका रेशियो हाफ आ रहा है, क्या आंसर हाफ, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, वो आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये अपने को इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छे से सॉल्व कर लेना बच्चों, बहुत ही ठीक ठीक सवाल हैं जो जेईई मेंस में आए हुए हैं, इनको देखते चलो और सॉल्व करते चलो। चलिए अगला 43rd नंबर का क्वेश्चन आया है और 43rd नंबर का क्वेश्चन एसर्शन रीजन का क्वेश्चन दिख रहा है। क्या बोला हुआ है अपने से एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में, 2 स्टेटमेंट्स के लिए गिवन है, एक को एसर्शन और एक को रीजन मानना है। अच्छा, एसर्शन में क्या बोला हुआ है, नेट डायपोल मोमेंट ऑफ पोलर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज नॉट जीरो इवन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों पोलर मतलब जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट हैं, इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट हैं, लेकिन जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है तो इसमें बोल रखा है नेट डायपोल मोमेंट इज नॉट जीरो। बच्चों ये रॉन्ग है, ये एसर्शन मेरे को रॉन्ग दिख रहा है, रॉन्ग। क्यों है एसर्शन रॉन्ग, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी मीडियम है, इस मीडियम के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये पोलर हैं। ये पोलर का मतलब क्या है, इनके पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर एक ही पॉइंट पे नहीं है। तो ना ये रैंडमली जमे हुए होते हैं, ऐसे रैंडमली जमे हुए होते हैं कि नेट डायपोल मोमेंट इनका जीरो हो जाता है थर्मल एनर्जी के कारण, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। तुम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे ना तो ये सब अलाइन हो जाएंगे, और ये सब अलाइन हो जाएंगे ना तो नेट डायपोल मोमेंट आने लग जाएगा। तो शुरुआत में जब कोई भी मैग्नेटिक फील्ड मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप नहीं लगाते हो तो भी नेट डायपोल मोमेंट इसका जीरो आता है। क्यों जीरो आता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का तो है डायपोल मोमेंट, बट ऑन एन एवरेज रैंडम एनर्जी के कारण, थर्मल एनर्जी के कारण ये ऐसे जमे हुए होते हैं कि एक का डायपोल मोमेंट दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं पहला वाला असर्शन गलत है, ठीक है क्या। आगे क्या बोला हुआ है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द डिफरेंट परमानेंट डायपोल्स ऑफ पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेज आर ओरिएंटेड इन रैंडम डायरेक्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रीजन बिल्कुल सही है। एसर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। मैंने यही तो समझाया आपको कि यार जब आप किसी रैंडम टेम्परेचर की बात करते हो तो जो परमानेंट डायपोल्स हैं, परमानेंट डायपोल्स तभी तो हम पोलर सब्सटेंस बोल रहे हैं उसे। पोलर का मतलब होता है जिसके पास, हर मॉलिक्यूल के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट्स होते हैं। नॉन पोलर का मतलब उनके हर एक के पास परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होते, तो उनमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाने पे जीरो ही आता आंसर जो नॉन पोलर होते। लेकिन वो इसलिए जीरो आता क्योंकि किसी के पास भी डायपोल मोमेंट नहीं है, तो सबको ऐड करोगे तब भी जीरो आएगा। पोलर का मतलब है कि यहां पे सबके पास डायपोल मोमेंट है लेकिन वो रैंडमली जमे हुए हैं, इसलिए ओवरऑल कितना आता है, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाने पे। तो रीजन तो सही बोला हुआ है इसने कि हाँ, जब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हो तो परमानेंट डायपोल मोमेंट्स कैसे जमे हुए होते हैं, रैंडम। और क्योंकि वो रैंडमली जमे हुए होते हैं इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। तो एसर्शन गलत है, रीजन सही है, थर्ड इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए जरा इस एसर्शन रीजन से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए बच्चों, ये 44 नंबर का क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, 44 नंबर का क्वेश्चन, इसमें थर्ड ऑप्शन गायब है शायद, इसको 2/5v ये ऑप्शन आप लिख लेना, ठीक है क्या। तो ये ऑप्शन आपको दिया हुआ है, चलिए सॉल्व करके बताइए क्या बोला हुआ है। 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर अपार्ट, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर इन्हें रखा गया है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज v। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v दिया हुआ है। अब
पहले मेरे को ई और वी में कोई रिलेशन बताओगे क्या आप? ई की वैल्यू v बाई डी होती थी अगर आपको पता हो तो, है ना। इसमें मैंने माइनस नहीं लगाया है, मुझे पता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता है, हमें कुछ माइनस प्लस पूछा ही नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड की बात की है, तो कम ज्ञान लगाओ आप। ई की वैल्यू v बाई डी, बट याद रखना ये d इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये d किधर होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होता है। तो बताइए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, मानिए ये कैपेसिटर की प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता E, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डिस्टेंस कितनी है? इन्होंने डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है, तो E की वैल्यू V बाय 10 मैंने लिख दी। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, इन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? V का, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 10 की। ये 10 कौन सी डिस्टेंस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। तो ये तो हमने इक्वेशन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज V वो देखा। अब क्या बोला है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? बच्चों A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको निकालना है, अभी भी फॉर्मूला वही है, E A B के बीच में, V A B के बीच में, डिस्टेंस भी A और B के बीच में, E इक्वल्स टू V बाई डी। लेकिन ये डिस्टेंस कौन सी होनी चाहिए? पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बताइए अगर ये फॉर्मूला है तो आंसर आ जाएगा, कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में? E मल्टीप्लाई बाई डी। E की जगह यहां से कुछ वैल्यू लिख दो, E की जगह V बाई डी लिख सकते थे, E की जगह V बाई डी, V बाई डी मतलब V बाई 10, तो V बाई 10। और बच्चों D कौन सी डिस्टेंस आएगी? D जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। A और B के बीच में डिस्टेंस 5 है, इस 5 का वो वाला कंपोनेंट लिखना पड़ेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल वो डिस्टेंस CB दिखेगी। ये CB डिस्टेंस मेरे को 4 दिख रही है पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे? बेस की वैल्यू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी 4 आ जाएगी, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 2V बाय 5, यानी कि जो आंसर मिसिंग था ये तो वही आंसर है। तो 2V बाय 5 आंसर आ जाएगा। अगर कंसेप्ट आपके बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्लियर हैं तो यकीन मानिए सब आंसर्स आ जाएंगे। चले आगे, चलिए इसको अपन खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द कॉलम की बात आ गई है। अब बात मैच द कॉलम पर आ चुकी है, तो बोलिए मैच द कॉलम की अगर बात करें अपन तो क्या बोला हुआ है? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, लेटेंट हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब मिलाना है आपको। तो बताओ हीट कैपेसिटी बॉडी की, उसकी यूनिट वगैरह, हीट कैपेसिटी बताओगे क्या? हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की हीट कैपेसिटी को M इंटू सी बोलते थे, या N इंटू सी बोल दो, एक ही बात है। फॉर्मूला याद है क्या? MC डेल्टा थीटा, वो हीट के बराबर आता था, तो M इंटू सी क्या आ जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा थीटा। अब डेल्टा क्यू ये तो जूल पर केल्विन, एनर्जी जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन मतलब सेकंड आंसर आ जाएगा। एक आंसर 2 आएगा, एक आंसर 2, एक आंसर 2, ऐसा तो ऑप्शन ही एक दिया हुआ है। देखो कितने मासूम है जेईई मेंस वाले। अगर तुम्हें हीट कैपेसिटी भी आई तो आगे कुछ सॉल्व ही नहीं करना है तुम्हें, सही है क्या? तो फोर्थ आंसर आ गया। आओ और भी निकाल लेते। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी MC डेल्टा थीटा बराबर Q, ये C को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह सकते हैं अपन, ठीक है क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो हीट कैपेसिटी थी केवल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका फॉर्मूला ये Q बाय M डेल्टा थीटा। Q मतलब जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन थर्ड, B का थर्ड। लेटेंट हीट चाहिए आपको, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का फॉर्मूला M इंटू L, लेटेंट हीट जूल पर किलोग्राम, Q और M नीचे, जूल पर किलोग्राम, C का 1 जूल पर किलोग्राम, C का 1 आ जाएगा। थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे? थर्मल कंडक्टिविटी वो dQ बाई dt या डेल्टा Q बाई T, इसका फॉर्मूला KA डेल्टा थीटा बाई x। ये जो K है ये रेट ऑफ हीट फ्लो को बोलते थे अपन, तो ये यहाँ पे जूल अपॉन टाइम लिखा हुआ है, तो ये सेकेंड। K ये एरिया अपॉन x, एरिया में मीटर का स्क्वायर और नीचे मीटर, तो एक मीटर, और ये केल्विन, तो K की यूनिट कितनी आ जाएगी? जूल अपॉन सेकेंड मीटर और नीचे केल्विन,
तो जूल और यही बाकी है फिर, तो जूल और मीटर केल्विन सेकेंड वो सब डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो यहाँ से भी 45 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर सॉल्व करने की ही बात थी तो सॉल्व तो पहले ही हो गया था, क्योंकि एक ही ऑप्शन मिल रहा था ए से। ठीक है, चलिए ये बात हो गई क्वेश्चन नंबर 45 की। बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 46 की। बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 नंबर का क्वेश्चन भी इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन है। तो सेक्शन बी, 2 सेक्शन आते हैं जेईई मेंस में। तो सेक्शन बी में क्या बोला हुआ है, इंटरनल एनर्जी ऑफ एयर इन 4x4x3 साइज रूम 1 atm प्रेशर पे, ये नंबर इंटू 10 की पावर 6 कंसीडर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बताइए मेरे को इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता था वो NCVT होता था, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। एन, CV की वैल्यू 5R/2 लिख रहा हूँ। CV की वैल्यू वैसे FR/2 होती थी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की 5 मान लिया अपन ने, वाइब्रेशन को इग्नोर करते हैं, दिया हुआ नहीं है तो, इंटू T। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 nRT। 5/2 nRT। अब nRT को P इंटू V लिख सकते हो, nRT को P इंटू V आप वो लिख सकते थे। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे आप। 5/2 और प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 10 की पावर 5 SI में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आपको दिख ही रहा है, मल्टीप्लाई करो 4 × 4 16 3 जा 48। तो 2 को इससे कैंसिल करूंगा, ये 24 आएगा। 5 × 24 120 हो जाएगा क्या? 5 × 20 100, 120 हो जाएगा, सही बात है। तो कितना आ गया ये, 120 × 10 की पावर 5, यानी 12 × 10 की पावर 6। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12 × 10 की पावर 6। 12 है इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें देख लें, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए ज़रा 46 क्वेश्चन के आगे 47 क्वेश्चन बताइए बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या कहा रखा है कि सैटेलाइट ऑफ मास 1000 किलोग्राम, सैटेलाइट है जिसका मास कितना है 1000 किलोग्राम, ये रिवॉल्व कर रही है अराउंड अर्थ। हाइट कितनी दे रखी है 270 किलोमीटर। तो अर्थ से किसी हाइट पर कोई सैटेलाइट ये रिवॉल्व कर रही है। तो ये सैटेलाइट पर रिवॉल्व कर रही है ना, सैटेलाइट किसी हाइट पर रिवॉल्व कर रही है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट पूछी है बच्चों। काइनेटिक एनर्जी को हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv²। क्या वेलोसिटी तुम्हें याद है, जी मास ऑफ प्लेनेट अपॉन आर, रूट gm/r ऑर्बिटल स्पीड सबको पता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² लगाया, ऑर्बिटल स्पीड की जगह मैंने क्या लिख दिया, रूट gm/r, सब दिया हुआ है, वैल्यूज रखो आंसर आ जाएगा। देखो ये रूट और ये स्क्वायर ये कैंसिल हुआ, हाफ की जगह हाफ। मास ऑफ सैटेलाइट 1000 दिया हुआ है, 10 की पावर 3 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय जी, रूट तो कैंसिल हो गया, रूट और स्क्वायर, जी की वैल्यू तो याद थी हमें, वैसे दे भी रखी है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 जो दे रखी है वो लिख दिया हमने 6.67 10 की पावर -11। मास ऑफ प्लेनेट मतलब मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन स्मॉल आर। अब स्मॉल आर क्या होता था बच्चों, सेंटर से जो डिस्टेंस आती थी वो स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की जगह तुम्हें लिखना पड़ेगा r + h। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी आपको, r + h। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस 6.4 इंटू 10 की पावर 6। हाइट को क्या लिख सकते थे आप, मीटर में, हाइट को मीटर में लिख सकते थे 0.27 इंटू 10 की पावर 6। ये 270 किलोमीटर है ना, 270 किलोमीटर को क्या लिख सकते थे, 270 इंटू 10 की पावर 3। क्योंकि इधर 10 की पावर 6 था तो इसको भी मैंने 10 की पावर 6 बना के 0.27 लिख दिया। ठीक है क्या, ताकि r + h की वैल्यू बहुत सुंदर सी दिख जाए तुम्हें। देखो इनको ऐड करोगे 6.4 6.67 इंटू 10 की पावर 6, ये स्मॉल r की वैल्यू है, ऐसी दी है ताकि कैलकुलेशन हो जाए। तो स्मॉल r की जगह 6.67 इंटू 10 की पावर 6, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है ना। अब देखो ये 6.67 दूसरा कलर कर लेता हूँ, हरियाली को देखो बहुत दिन हो गए, हरियाली देख ली। चलिए 6.67 ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 6 को कैंसिल करूंगा, 3 आ गया। अब तो 10 की पावर बस देख लो कितना आ जाएगा, 10 की पावर, ये 3 और -11 और 24 और 3 कितना होता,
ये 24 और 3 27 होता। 27 में से अगर 11 चला जाए, 27 में से 11 गायब कर दूं मैं, तो 10 की पावर 27 माइनस 11। और याद रखें नीचे 10 की पावर 6 भी है, नीचे 10 की पावर 6 भी दिख रहा है। ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास इसका आंसर कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए। बताइए 6 ऊपर जाएगा तो ये 17 ही हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 की पावर 10 ही आ जाएगा, और क्या है। 27 में से 6 ऊपर जाएगा तो 27 माइनस 17, 10 की पावर 10। आंसर है 3 इंटू 10 की पावर 10, यानी आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 10। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, कितना आ गया इंटीजर का आंसर 3। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन भी इस प्रकार से समाप्त होता है। आइए 48 नंबर के क्वेश्चन पे। 48 नंबर का क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, पढ़िए क्या बोला हुआ है कि व्हील ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, 0.2 मीटर रेडियस दे रखी है, फ्रीली रोटेट्स, फ्रीली रोटेट करेगी ये अबाउट स्ट्रिंग दैट इज रैप्ड ओवर इट्स रिम, रिम के ऊपर एक रस्सी लपेट रखी है हमने, और पुल्ड बाय फोर्स, फोर्स से पुल करते हैं इसे। द एस्टेब्लिश्ड टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तुम टॉर्क का फॉर्मूला आई अल्फा लगा दो। टॉर्क को फोर्स, इधर फोर्स कितने का लगाए 10 का, और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आर, ये आर कितना है 0.2 मीटर। तो टॉर्क कितना आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स 10, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी है बच्चों, ये 2 बराबर 2i आ गया, आई की वैल्यू 1। मतलब ऐसा पेपर बनाया हुआ है कि यार बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो 48 क्वेश्चन में, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आंसर आ जाना चाहिए था हमारे पास 49 क्वेश्चन का, 48 क्वेश्चन का कितना 1। ठीक है, चलिए इसमें हम 49 क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला हुआ है 49 नंबर के क्वेश्चन में कि अ रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन व्हेन इंसिडेंटेड ऑन प्रिज्म हैविंग प्रिज्म एंगल 60 डिग्री, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। बच्चों मिनिमम डेविएशन की कंडीशन याद है क्या आपको? मिनिमम डेविएशन की कि म्यू इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। क्या मिनिमम डेविएशन के वक्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू का फॉर्मूला सभी को याद होगा, बहुत आसान था फॉर्मूला है। नहीं याद हो तो फिर कंडीशंस कि हम डेविएशन का फॉर्मूला लिखने चलें, आई प्लस ई माइनस ए, मिनिमम डेविएशन है आई और ई सेम, 2i माइनस ए, स्नेल्स लॉ लगाएं, बनेगा यही सब। ठीक है, तो डायरेक्टली लगा दो, म्यू की वैल्यू कितनी √2 इक्वल्स टू साइन ए की वैल्यू कितनी, प्रिज्म एंगल कितना 60 प्लस डेविएशन मिनिमम बाय 2 अपॉन साइन साइन कितना आ जाएगा, साइन ए बाई 2, ए की वैल्यू कितनी 60 बाई 2। तो यहां से बता दीजिए क्या आ रहा है आंसर, ये √2, ये है √2, और साइन ये कितना आ जाएगा यहां से, साइन ऑफ 60 प्लस, मतलब साइन 60 प्लस मिनिमम डेविएशन बाय 2 अपॉन साइन 30 अपॉन साइन 30। अरे ठीक है क्या? और यहां से आप साइन 30 को इधर ले जाना तो कितना बाकी रह जाएगा, अगर मैं इसे और सॉल्व करूं यहां पे तो साइन 30 हाफ हो जाएगा, साइन 30 हाफ हो जाएगा, हाफ उधर चला गया तो कितना बच गया ये, यहां से साइन 60 प्लस डेविएशन मिनिमम बाय 2 इक्वल्स टू √2 बाई 2 आ गया, √2 बाई 2 यहां पे लिख नहीं पा रहा है, ले दिया 2, तो √2 बाई 2, ये √2 बाई 2 मतलब 1 बाई √2 आ गया। बताओ साइन का एंगल 1 बाई √2 आ रहा है, अगर साइन का एंगल 1 बाई √2 आ रहा है मतलब ये अंदर वाले एंगल को 45 डिग्री होना पड़ेगा 45 डिग्री। तो क्या लिख दूं यहाँ पे, ये फॉर्मूला तो हटा देता हूँ, या चलो रखे रहो इस फॉर्मूले को, और यहाँ से 60 प्लस डेविएशन मिनिमम बाय 2 इक्वल्स टू 45 डिग्री आना चाहिए।
ये अंदर वाला एंगल 45 डिग्री होना नहीं चाहिए, होना चाहिए। बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, 60 प्लस डेविएशन मिनिमम इक्वल्स टू 90, और डेविएशन मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। क्या मिनिमम डेविएशन 2i माइनस ए होता था क्या? मिनिमम डेविएशन 2i माइनस ए, हाँ डेविएशन मिनिमम 2i माइनस ए, डेविएशन मिनिमम में i और e सेम, स्नेल्स नॉन लगा के ये फॉर्मूला लगा दिया। a की वैल्यू 60 दे रखी है, a की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, 60 उधर चला जाएगा तो माइनस 60 और 30 90 बराबर 2i, i की वैल्यू 45, i की वैल्यू 45 यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डिग्री 45 डिग्रीज, ये इसका आंसर आ जाना चाहिए था। ठीक है, 49 क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, स्टैंडर्ड फॉर्मूले के क्वेश्चंस। तो ये 49 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आगे 50 नंबर का क्वेश्चन जो है ये बता दो आप, क्वेश्चन नंबर 50 बोलिए। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला हुआ है आपको कि लेंथ ऑफ लाइट स्ट्रिंग इज 1.4 मीटर व्हेन द टेंशन इन इट्स इज 5। तो 5 टेंशन पे लेंथ 1.4 है, टेंशन को इंक्रीज कर दिया 7 न्यूटन तक, लेंथ हो गई 1.56, ओरिजिनल लेंथ पूछी हुई है। बच्चों F बराबर kx याद है क्या आपको, है ना? तो फोर्स जब 5 का लगाया होगा तो k, x की वैल्यू क्या होती थी, x होता है एक्सटेंशन, तो नेचुरल लेंथ L मान लो, और अब लेंथ 5 न्यूटन पे 1.4 ज़्यादा हो गई होगी तो एक्सटेंशन कितने का आया होगा, 1.4 माइनस L का। मान ली मैंने कोई स्ट्रिंग वगैरह है, अब अलग अलग टेंशन लगाने पे लेंथ चेंज हो रही है तो फोर्स बराबर kx, ये स्ट्रिंग स्प्रिंग के जैसे काम कर रही होगी, तो नेचुरल लेंथ L मान लो। तो एक्सटेंशन कितने का हुआ, ये x एक्सटेंशन या कंप्रेशन, तो अगर मैंने ओरिजिनल लेंथ L मान ली, ओरिजिनल लेंथ कितनी है L, तो आपने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये लेंथ 1.4 मीटर हो गई, इसका मतलब एक्सटेंशन कितने का हुआ 1.4 माइनस L। जब आपने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया, 7 न्यूटन का, तो फिर एक्सटेंशन कितने का हो गया होगा, इनिशियल लेंथ L थी, ओरिजिनल लेंथ नेचुरल लेंथ L थी, 7 न्यूटन लगाने पे रस्सी खींच के लंबाई कितनी हो गई 1.56, एक्सटेंशन कितने का हुआ होगा, तो 1.56 माइनस L, है ना, इतने का एक्सटेंशन। बच्चों रेशियो ले लो, सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5/7 इक्वल्स टू 1.4 माइनस L अपॉन 1.56 माइनस L। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 7 या 28, तो 14 इंटू 7 करोगे तो 9.8 माइनस 7L आ जाएगा ना, 7 4 या 28 मल्टीप्लाई कर लेना, इक्वल्स टू 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 6 या 30, 5 6 या 30 आ गया ना, और 5 5 या 25 28, और 2 और आया तो 7.8 माइनस 5L। बताओ ये कितना दिखा यहाँ से, ये माइनस, ये उधर गया तो 2 बराबर 2L, ये 7 इधर आ गया तो L की वैल्यू 1 मीटर, ये 1 इसका आंसर आने वाला है कि कितनी होगी ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर। ठीक है, तो बच्चों सारे जेईई मेंस नीट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस चैनल पे, अच्छे से पढ़ते रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, सब आने लग जाएगा। जेईई मेंस 2025 जो पहला पेपर हुआ था अप्रैल अटेम्प्ट में, उसका ये इवनिंग शिफ्ट की बात की गई है, इसकी जो मॉर्निंग शिफ्ट है ऑलरेडी अपलोडेड है। तो जेईई मेंस नीट इन सब के PYQs आपको मिलेंगे। अगर ऐसे ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो जो अपना फिजिक्स पढ़ो ऐप है इंस्टॉल करें, और जेईई मेंस और नीट में उसके बाहर नहीं आ सकता कुछ भी, आप उनके नोट्स बनाएं, बहुत अच्छे से सॉल्व करें, मात्र 2600 रुपये में आपका भाग्य बदल जाएगा अच्छे से पढ़ने पर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।